नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम महिला सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग के बारे में बात करेंगे और आपको इससे जुड़ी कानूनी जानकारी भी देंगे। हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों, शारीरिक, मानसिक शोषण, प्रताड़ना और हिंसा से उन्हें बचाने के लिए कई तरह के कानूनी कवच उनको दिए गए हैं। दहेज प्रथा के नाम से बदनाम धारा 498A का दुरुपयोग व्यापक पैमाने में हो रहा है। ये कानून महिलाओं का हथियार बनता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हर 4 मिनट में एक पुरुष झूठे दहेज एक्ट की धारा 498A के केस के कारण गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। ऐसे मामलों में झूठा केस लगाने वाली औरत को सजा दिलाने के लिए भी कठोर कानून बनना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में महिला उत्पीड़न के 7124 एफआईआर दर्ज हुई। इसमें मात्र एक पुरुष दोषी निकला। महिलाओं को जो सरकार ने कानून रूपी हथियार दिए हैं, उनका वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इससे बेगुनाह ज्यादा फंस रहे हैं। सरकार को ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2014 को कहा था कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामले में पुलिस सिर्फ केस दर्ज होने के आधार पर पति और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी नहीं कर सकती, बल्कि उसे गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण भी बताना होगा। इधर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। इसके पीछे तमाम कारणों में पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना भी बताया जाता है, जिसकी शिकायत वो किसी भी फोरम पर नहीं कर पाते। ये तो थी महिला सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ स्वाति जिंदल गर्ग। आप महिला सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, सुझाव भी अपना बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है 8377009636। ये 2 नंबर हैं, आप इनमें कॉल कर सकते हैं और जो भी आपका सवाल है, जो भी आप सलाह लेना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। चलिए अब जरा सवाल लेते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि महिला सुरक्षा कानूनों का जो दुरुपयोग होता है उस पर कानूनी पहलू क्या है, उसकी कानूनी सलाह हम ले लेते हैं। महिला सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग पर कानूनी सलाह आप बताएंगे हमें कि संविधान इस पर क्या कहता है। स्वाति जिंदल जी। हैं महिलाओं को, बट हम इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि आजकल जो हो रहा है हमारे साथ वो ये है कि ज्यादातर जब महिलाओं को इस प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिन महिलाओं को उसकी जरूरत होती है, वो इसका उपयोग नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो शायद इतना जागरूक नहीं है, उन्हें इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं है कुछ। और इसके विपरीत अगर हम उन महिलाओं को देखें जो वाकई इन कानूनों के बारे में पूरी तरह जागरूक हैं, वो इस तरीके से इन कानूनों को वो एक वेपन की तरह यूज करती हैं, एक ढाल की तरह नहीं। इन कानूनों को कानून ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ढाल प्रदान करी थी महिलाओं को, बट इस ढाल की यूज करने की जगह वो उनको एक वेपन बनाकर यूज करने लगी हैं। ज्यादातर मामले जो हमारे सामने देखने में आते हैं, आपने देखा होगा आजकल आई थिंक 1-2 दिन पहले ही एक ऐसे कैब ड्राइवर का मामला सामने आया था, एक वीडियो वायरल हुआ था जहां महिला उसको बहुत ही बुरी तरह बेतरतीब पीटे जा रही है और उस कैब ड्राइवर को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी कि क्या उस कैब ड्राइवर की वाकई कोई गलती थी। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हमारे पास एक ऐसे डिलीवरी बॉय का वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर वो महिला उस डिलीवरी बॉय को पीटने लगी थी। बाद में उस डिलीवरी बॉय ने बताया कि जी उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था कि मैं पैसे नहीं दूंगी इस पिज्जा के, और उसने बहुत उसको बुरी तरह मारा था और फिर पलटकर उसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि उसने उसके साथ बदतमीजी करी। तो जिन महिलाओं को इन कानूनों की वाकई जरूरत होती है, जिनका वाकई शोषण हो रहा होता है, चाहे वो घर की 4 दीवारी में हो रहा हो, चाहे वो उनके वर्क प्लेस पे हो रहा हो,
चाहे वो राह चलते ईव टीजिंग का कोई केस हो, जिन महिलाओं को वाकई इनकी जरूरत होती है, शायद वो कॉन्फिडेंस की कमी या फिर जागरूकता की कमी के कारण वो इन कानूनों को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसके विपरीत वो महिलाएं हैं जो वाकई बहुत जागरूक हैं, काफी कॉन्फिडेंट हैं, दे आर वेरी अवेयर कि इस तरह के लॉज उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, तो उनको एक ढाल की तरह यूज करने की जगह ये महिलाएं इन सारे कानूनों को और एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि पुरुषों का शोषण हो रहा है, क्योंकि ये लॉज ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल स्वाति जी, यहाँ पर दहेज प्रथा के नाम से बदनाम धारा 498A का दुरुपयोग व्यापक पैमाने पर हो रहा है, वो हम देख भी रहे हैं। ये कानून महिलाओं का हथियार बनता जा रहा है और आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि हर 4 मिनट में एक पुरुष जो है झूठे दहेज एक्ट की धारा के अंदर फंस जाता है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इन हालातों में पुरुष क्या करे? कानून की वो क्या कमी है जिसके कारण ये आरोप आसानी से लग जाते हैं, और अब पुरुष के पास क्या हथियार है, वो इसके बचाव में क्या कर सकता है? देखिए, बहुत फेमस सेइंग है पूजा जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। जब भी अगर हम खास तौर से 498A पे आते हैं, चलिए हम उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं एक फैमिली अरेंजमेंट है, एक हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको पहले से पता लगता है कि उनके रिलेशंस आर नॉट एज दे शुड बी। कोई उनमें उन रिलेशंस में या तो कह लीजिए कोई दरार है, जिसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो उनकी मर्जी से उनकी शादी नहीं हुई, या पत्नी फॉर वट एवर रीजन अब खुश नहीं है अपने पति से। हो सकता है वो ये फील करती है कि उसको जितने पैसे मिलने चाहिए खर्चे के, हस्बैंड वो पैसे उसको नहीं दे रहा है, या जो भी कारण है। अब यूज करती है, जिसमें से सबसे नंबर 1 हथियार जिसे हम कहते हैं आजकल, वो है सेक्शन 498A। अगर हस्बैंड को लगता है कि वो पत्नी कुछ ऐसी साजिश कर रही है, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो अपने बचाव में सबसे पहले जो उसको करना चाहिए वो ये है कि उसको एक FIR लॉन्च करनी चाहिए अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। उस FIR में वो पुलिस वालों को ये बताए, उनकी नजर में ये बात डाले कि उसकी पत्नी जो उसके साथ रह रही है वो फॉर वट एवर रीजन उससे खुश नहीं है, या वो उसको धमकाती है कि अगर तुमने मेरी मांगों को पूरा नहीं किया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ हत्या का आरोप लगा दूंगी, या मैं तुम्हारे माँ बाप को भी इसमें डाल दूंगी, या मैं लोगों से ये कहूंगी कि तुम मुझे मारते पीटते हो, मुझे जलाने की धमकी देते हो और मुझसे डाउरी मांग रहे हो। तो इस तरह का वेरियस अगर वो दबाव डालती है अपने घर वालों पे, तो सबसे पहले जो कि घर वालों को, पुरुष के घर वालों को या पुरुष को करना चाहिए वो ये है कि एक FIR डाले। अब प्रॉब्लम क्या होती है पूजा जी कि पुलिस इतनी आसानी से FIR रजिस्टर नहीं करती। बिल्कुल। ऐसे में जो सबसे बड़ा हथियार पुरुष के पास ये है कि एक रिटन कंप्लेंट वो बनाए और उसको कमिश्नर के पास पोस्ट कर दे। एरिया का SP या जो कमिश्नर है वहां पर उनको पोस्ट करे, और वो जो प्रूफ ऑफ सर्विस है जो कि ये प्रूफ करता है कि उसने रिटन कंप्लेंट पोस्ट करी है और ऑनलाइन ली है, वो उसको अपने पास संभाल कर रखे। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, जो मैं एडवाइस करूंगी हर पुरुष को करने की, वो ये है कि सारे एविडेंस, सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास संभाल कर रखे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके पास बाद में कोई प्रूफ नहीं होता ये कहने का कि उसकी गलती नहीं। बिल्कुल। तो सारी डॉक्यूमेंटेशन, हो सकता है वो कॉल रिकॉर्डिंग के फॉर्म में हो सकता है कि कोई रिटन लेटर हो जो कि उसको लिखा गया हो, वो सब उसको अपने साथ रखनी चाहिए एज अ प्रूफ। ठीक है। इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा 164 के तहत हम बलात्कार की शिकायत महिला जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा सकती है, लेकिन शादी का झांसा जैसी स्थिति का हवाला देते हुए कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं स्वाति जी, जो आपसी समझौते से लंबे वक्त तक चल रहे रिश्ते के आरोपों को घेर लेती हैं उसमें, और ये भी कह डालती है कि कई सालों से शादी का झांसा देकर रेप किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इन हालातों में पुरुष के लिए क्या कानूनी विकल्प है? क्योंकि हम देख रहे हैं आज के सिनेरियो में ये सबसे ज्यादा जो है जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं। स्वाति जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल जी स्वाति जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, और जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो ये जानना भी चाहते हैं कि आजकल जो शादी का झांसा देकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी को लेकर कई बार जो है पुरुष पर कई एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, क्या पुरुषों के पास रास्ता है इसके लिए?
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुषों के पास सबसे बड़ा रास्ता जिसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, आपको ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपना स्टेटस बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करें। आप किसी से भी एक झूठा वादा ना करें कि आप उससे शादी करेंगे, क्योंकि जहां तक सेक्स की बात आती है, अगर कोई भी सेक्स कंसेंशुअल नहीं है, मतलब उसकी रजामंदी से नहीं हुआ है लड़की की, तो वो रेप के अंडर ही आएगा। अब दूसरी बात यह है कि जो कंसेंट आपने लिया है, जो आपने अगर लड़की ने हामी भरी है, तो वो किस परिस्थिति में भरी है। क्या आपने उससे ये प्रॉमिस किया कि आप उससे शादी करेंगे, और क्या इस प्रॉमिस पे बेस उसने अपना कंसेंट दिया, ये मान करके आप उससे शादी करने ही वाले हैं। क्या ये प्रॉमिस करने से पहले आप शादीशुदा थे, जो कि आपने उसको बताया ही नहीं। क्या आपने उसको ये वादा किया कि आपके डिवोर्स चल रहा है और जल्दी ही आपकी पहली शादी होने वाली है और आप उससे फुल शादी करेंगे, और इस बेसिस पे आपने उसके साथ जो भी शारीरिक संबंध बनाए, क्या इस बेसिस पे बनाए। ये सारी चीजें इस बात पे ध्यान देगा। और अगर आपने जो कंसेंट लिया है लड़की से शारीरिक संबंध बनने से पहले, अगर ये कंसेंट आपने उससे किसी झूठे वादे पे लिया है, तो डेफिनेटली ये एक अपराध है। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, उनसे जरा उनका सवाल लेते हैं। राम जी पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार राम जी, पूछिए, आप क्या जानकारी चाहते हैं, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरे एक बेटा था, बेटा एक्सपायर हो गया, उसकी बहू है और उसके एक बेटी है। इन दोनों के रहते हुए क्या हम अपनी संपत्ति की विरासत किसी और को कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी जो भी संपत्ति है वो क्या आपकी पुश्तैनी संपत्ति है या वो आपकी अपनी कमाई हुई है। अगर वो आपकी अपनी कमाई हुई संपत्ति है तो वो आप के रहते हुए चाहे जिसको दे सकते हैं। पर अगर वो आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, क्योंकि आपके बेटे का भी उसमें हक था, अब आपके बेटे के जाने के बाद उसकी पत्नी या उसकी विधवा जिसे हम कहते हैं, या उसकी बेटी, उन दोनों का भी उसमें हक है। तो जो आपकी संपत्ति है उसमें इन दोनों का हक होगा। ठीक है, चलिए अगले कॉलर की पर्सनल है। हाँ, अगली कॉलर की तरफ रुख करते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार, पूछिए, आपका सवाल क्या है, क्या जानकारी चाहते हैं? हाँ, मेरा सवाल यह है कि मेरे बेटे की शादी हुए 9 साल हो गए और 50 दिन के बाद बहू घर से भाग गई थी। तब से 498 ए का मुकदमा चल रहा है। उसने कोर्ट में ये बयान दे दिए हैं कि ना तो इन्होंने दहेज की मांग की और ना ही कोई मारा पीटी की जी। इस बयान को दिए हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद उसका जो नेक्स्ट गवाह है उसके पिता हैं और उसकी बहन है छोटी। तो 3 साल से बादनी मुकदमे के बयान देने के बाद, PW1 बयान होने के बाद आज तक कोई भी कोर्ट में नहीं आ रहा है। तो हम इस स्थिति में क्या करें? जबकि डाइवर्स भी हो चुका है, एस पार्टी डाइवर्स हो चुका है, वो जो बहू है वो डाइवर्स में भी नहीं आ रही थी, तो डाइवर्स भी हो गया है, उसके सब खिलाफ लिखा गया है उसमें। अब हम 498 खत्म कराने के लिए क्या करें? 9 साल हो गए। देखिए, बयान 3 साल हो गए दिए हुए उसको। ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जो 498 ए के केसेस सिर्फ पुरुषों के परिवार को हैरेस करने के लिए लगाए जाते हैं, तो उसमें से महिला की तरफ से पूरी ये कोशिश रहती है कि ये लंबे से लंबा खिंचे, ताकि पुरुषों को या उनके परिवार को काफी कष्ट भोगना पड़े, उनका काफी खर्चा हो लीगल उसमें। तो ऐसे में आप कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन लगाइए कि जी आपका डिवोर्स भी हो चुका है, वो भी एक्स पार्टी था, और द फैक्ट कि ये लेडी आ नहीं रही है अब इस केस में, आगे परसू नहीं कर रही है और अपनी तरफ से जितनी डिले हो सकती है उतनी डिले कर रही है। कोर्ट इस बात को समझता है क्योंकि ऐसे केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो कोर्ट के सामने आप एक रेलेवेंट जो भी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन होती है वो लगाइए और आप प्रे करिए कि भाई ये केस, क्योंकि ये डिसमिस होना चाहिए क्योंकि ये सही केस नहीं है और कॉस्ट इम्पोज होनी चाहिए, बल्कि क्योंकि उस महिला ने एक झूठा केस कोर्ट में डाला है। बिल्कुल। तो आपकी जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वरना ये केस चलता रहेगा। आपकी तरफ से जब सही कार्रवाई होगी तभी ये केस खत्म होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अशोक जी आपको जरूर जवाब मिला होगा। स्वाति जी देखिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि कितना लंबा वक्त गुजर जाता है और कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। क्या इस पर हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल,
ये परेशानी का ज्यादातर कारण ये भी होता है क्योंकि जो पुरुष की तरफ से जो वकील कार्यवाही कर रहा है वो कार्यवाही ठीक नहीं कर पाता है या वो भी ढील देता है। अब इस केस में जो हमारे पास अभी लास्ट कॉल आई है उस केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि इनकी तरफ से भी अगर एक एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग लगाई जाए या फिर एक एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल लगाई जाए तो इनका केस जल्दी सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल है स्वाति जी। यौन उत्पीड़न कामकाजी महिलाओं के लिए एक आम समस्या है। देश में हर दिन हम देख रहे हैं किसी न किसी दफ्तर में कोई ना कोई महिला इस समस्या से जूझ रही है, सामना करती है। कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न न केवल अवांछित शारीरिक संपर्क बल्कि मनुष्य के आचरण और काफी व्यवहारिक इसको हम समझते हैं। इस समस्या के लिए कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न जो है वो होता है। इसमें लिखित शिकायत देने का भी प्रावधान है, लेकिन जिससे कि आरोपी पुरुष जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है? बिल्कुल, इसी को लेकर हम बात भी कर रहे हैं कि कैसे जो है पुरुषों को हैरेस करने के लिए लंबे लंबे केसों को खींचा जाता है और इन्हीं हालातों में पुरुष के पास क्या कानूनी विकल्प क्या रह जाता है। क्या उनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से जो उनको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है वो विकल्प उनके पास मौजूद है कानून में? उसी को लेकर हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं और कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं। कम से कम अगर कोई भी आप पर गलत तरीके से एलिगेशन लेता है, लगाता है, तो आप कम से कम उससे कैसे बचेंगे ये आपको पता होना चाहिए। स्वाति जी, आवाज मिल रही है आपको? आप बताइए। हाँ, देखिए, आजकल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। उसका एक कारण यह भी है कि किसी भी तरह का जब वर्क परफॉर्मेंस का प्रेशर अगर लेडी पे डाला जाता है, हो सकता है उसके काम में कोई कमी हो या हो सकता है वो अपना काम समय पर नहीं दे रही हो, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो अपना महिला होने का फायदा उठाती है और वो चाहती है कि उसको ज्यादा डिमांडिंग काम ना दिया जाए। ऐसे में उसके पास जो रास्ता होता है वो ये कहती है कि मैं अपने जो मेरा सीनियर है, जो सुपरवाइजर है, मैं उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट डाल दूंगी जी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना, इससे उबरने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार एक सीनियर के पास है वो ये है कि वो अब जब भी इस तरह की कोई मीटिंग रखता है एक लेडी के साथ, तो वो हमेशा ये बात इंश्योर करे कि उसके ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला रहे। दूसरी चीज जो वो कर सकता है वो ये है कि अपना पियन या ऑफिस बॉय या कोई भी लेडी, कोई उसकी सेक्रेटरी हो, वो ये इंश्योर करे कि वो उसको भी कमरे में बुला के बिठाए, ताकि उसके पास हमेशा एक सबूत रहे, एक विटनेस रहे कि उसने किसी भी तरह की कोई अनटोवर्ड हरकत उस महिला के साथ नहीं की है। दूसरी चीज, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट है जो 2013 में एक्ट बना था, उसमें सेक्शन 14 है जो इंश्योर करता है कि अगर किसी महिला ने किसी भी कारण से कोई झूठी कंप्लेंट डाली है किसी पुरुष के खिलाफ, उस पर कोई भी दबाव बनाने का के कारण, तो उसको फिर उस झूठी कंप्लेंट के बेसिस पे पनिश किया जाता है। वो पनिशमेंट चाहे वो आईपीसी के अंडर भी प्रोविजन है या फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सर्विस लॉज होंगे उसमें भी एक प्रोविजन है कि झूठी कंप्लेंट के खिलाफ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है स्वाति जी कि जो हैशटैग आजकल मी टू चला था, उसमें कई बार ऐसा भी हुआ था कि गलत तरीके से पुरुषों को फंसा दिया गया था। उसके बाद पुरुषों की मान हानि तो होती है और उनकी समाज में इज्जत भी खराब होती है, पुलिस केस भी हो जाता है। ऐसे गलत रूप से फंसे पुरुष के पास भी क्या कोई कानूनी विकल्प है कुछ इसी तरीके का? देखिए, सबसे बड़ा कानूनी विकल्प जो ऐसे पुरुषों के खिलाफ है, हमने कहा, बल्कि काफी मानहानि तो एक बहुत छोटी बात कहूंगी। कई बार पुरुष इतना असहाय फील करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने इनोसेंस प्रूव करें, वो कैसे अपनी पत्नी को या अपने रिश्तेदारों को ये यकीन दिलाएं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा ये भी देखा गया है कि पुरुष अंत में हताश होकर सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे केसेस में इस सिचुएशन से बचने के लिए एक पुरुष को चाहिए कि वो खुद एक डेफेमेशन का केस उस महिला के खिलाफ डाले, क्योंकि डेफेमेशन भी एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। और अगर किसी वुमन ने किसी झूठी कोई कंप्लेंट डाली है एक पुरुष के खिलाफ, चाहे वो उससे पैसा वसूलने के लिए डाली हो, चाहे वो उस पर दबाव डालने के लिए करी हो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, चर्चा आपने की।